तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करते हैं मानव परिवहन तंत्र के बारे में। मानव परिवहन तंत्र के बारे में, मानव परिवहन तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मानव परिवहन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो मानव परिवहन तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पढ़ने वाले हम रक्त के बारे में। किसके बारे में? रक्त के बारे में। उसके बाद 2 नंबर हम पढ़ने वाले हैं हृदय के बारे में। किसके बारे में? हृदय के बारे में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 3 नंबर रुधिर वाहिनियों के बारे में। किसके बारे में? रुधिर वाहिनियों के बारे में। रुधिर वाहिनियां, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो वैसे हमारा जो परिसंचरण तंत्र होता है, ये तो मैं परिवहन तंत्र की बता रहा हूँ। परिसंचरण 2 प्रकार का होता है। एक जो हमारा परिवहन तंत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है परिसंचरण, एक तो होता है परिसंचरण। ठीक है, परिसंचरण में तो हम ये पढ़ने वाले हैं तीनों। और एक होता है लसिका तंत्र। क्या होता है? लसिका तंत्र। एक लसिका तंत्र भी होता है। तो लसिका तंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? परिसंचरण पढ़ेंगे। मानव परिवहन तंत्र में 2 तंत्र होते हैं, एक होता है परिसंचरण तंत्र, एक होता है लसिका तंत्र। पहले हम पढ़ेंगे परिसंचरण के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लसिका तंत्र के बारे में। तो ये जो भाग है ना तीनों की तीनों, ये भाग किसके हैं? ये तीनों की तीनों भाग इस परिसंचरण तंत्र के भाग हैं। किसके भाग हैं? परिसंचरण तंत्र के भाग हैं ये। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रक्त के बारे में बात करेंगे, फिर हृदय के बारे में, फिर रुधिर वाहिनियों के बारे में। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं रक्त। ठीक है, आप हेडिंग लगा सकते हैं रक्त। आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो रक्त के ऊपर चलने वाला है। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें वो सारी मैं बता दूंगा। अब उसमें छोटी लेवल के एग्जाम की भी बात आ जाएगी, उसमें हाई लेवल के एग्जाम की बात भी आ जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो सभी के लिए बेनिफिशियल है, सभी के लिए बेनिफिशियल है। अच्छे से पढ़ लो, दिल लगा के पढ़ लो, ज़रा फालतू की मतलब बातें मत किया करो, अच्छे से पढ़ना सीख लो अगर आपको सफलता लेनी है तो बात करते हैं रक्त के बारे में। रक्त बोले तो ब्लड। किसके बारे में बात करेंगे? ब्लड के बारे में बात करेंगे। ब्लड क्या है, रक्त क्या है। तो सबसे मतलब पहला जो क्वेश्चन यहां से बनता है कि रक्त क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले रक्त क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? रक्त जो है ना वो एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। 1 नंबर बात और वेरी इंपॉर्टेंट बात है, तरल क्यों है? क्योंकि ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। संयोजी ऊतक क्यों है? संयोजी ऊतक मतलब जोड़ने वाला ऊतक। किसको जोड़ता है भाई? जैसे मान लो हमारा हृदय है, ये हमारा हृदय है, ये हमारे फेफड़े हैं, ये हमारी किडनी है, ये हमारा मस्तिष्क है। तो ये जो हृदय है ना, हृदय से ही क्या जाती है? नलिकाएं जाती हैं, वाहिकाएं जाती हैं। कहाँ चली गई? यहाँ मस्तिष्क में चली गई, फेफड़ों में चली गई, किडनी में चली गई। इसका मतलब हृदय से इस रक्त ने हृदय से किसको जोड़ दिया? मस्तिष्क से जोड़ दिया, फेफड़ों से जोड़ दिया, किडनी से जोड़ दिया। इस प्रकार से एक दूसरे को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। यह क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। 1 नंबर बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद बात करते हैं इसका निर्माण कहाँ पर होता है। इसका निर्माण, तो निर्माण के बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो वयस्क मनुष्य की बात याद रखनी है। किसकी बात याद रखनी है? वयस्क मनुष्य की। वयस्क मनुष्य की। तो अगर बात में वयस्क मनुष्य की आती है तो वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो आप ध्यान रखोगे अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। तो वयस्क मनुष्य जो होता है उसमें तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और 2 नंबर बात आती है भ्रूणावस्था की। किसकी बात आती है? भ्रूणावस्था की बात आती है। भ्रूणावस्था व नवजात शिशु की बात आती है। नवजात शिशु, भ्रूणावस्था और नवजात शिशु में जो इसका निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? यकृत व प्लीहा के अंदर। यकृत व प्लीहा में। यकृत व प्लीहा में क्या होता है? इसका निर्माण होता है। किसके अंदर? भ्रूणावस्था या फिर नवजात शिशु में। भ्रूणावस्था या फिर नवजात शिशु में इसका निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत और प्लीहा में होता है। और वयस्क मनुष्य में इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ये दोनों बात निर्माण से संबंधित आपको बात ध्यान रखनी है। अब बात आती है मात्रा की। इसकी कितनी मात्रा हमारे शरीर में पाई जाती है? मात्रा की बात आती है, इसकी मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में? तो मात्रा से संबंधित भी आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, लगभग 5 से 6 लीटर। लगभग 5 से 6 लीटर। अब ये कम भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। लगभग की बात यही होती है। लगभग 5 से लेकर 6 लीटर रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। या फिर आप ये बात याद रख सकते हो दूसरी, हमारे शरीर के भार का लगभग
7% से 8%, 7% से 8%। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हमारे शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है, तो 7% से लेकर 8%। अगर लीटर में अगर बात करें तो 5 से लेकर 6 लीटर हमारे शरीर के अंदर खून पाया जाता है। और प्रतिशत में अगर बात करते हैं तो हमारे शरीर का जितना भार है, हमारे शरीर का जितना वजन है, उसका लगभग 7 से 8% हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो उम्मीद कर सकते हैं दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बात आती है इसका पीएच मान कितना होता है। इसका पीएच मान, इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। कितना होता है, 7.4। अब आपको बताया गया है कि अगर 7 से अधिक होता है, अगर 7 से अधिक होता है पीएच मान, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो इसका 7 से अधिक है यानी 7.4, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय प्रकृति हो गई। कैसी प्रकृति हो गई, क्षारीय प्रकृति। तो ध्यान रखना, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां तक आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। यहां तक आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं और आगे चर्चा करते हैं रक्त के बारे में, क्या क्या खास बातें हैं उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। चलिए, लिख लिया होगा आपने, बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे रक्त के बारे में। बात आती है कि 1 यूनिट रक्त में कितना रक्त पाया जाता है। 1 यूनिट रक्त में कितना रक्त होता है, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, क्योंकि बात रक्त की आई है तो रक्त से संबंधित एक बात हम कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, 1 यूनिट रक्त में, 1 यूनिट रक्त में 350 ml रक्त पाया जाता है, रक्त होता है, रक्त होता है। कहने का मतलब 350 मिलीलीटर रक्त को, 350 मिलीलीटर रक्त को क्या कहा जाता है, 1 यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 यूनिट कहा जाता है। अब मान लो जिस व्यक्ति में 5 लीटर रक्त है, कितने लीटर रक्त है, 5 लीटर, तो उसका आप क्या कर लो, यूनिट निकाल लो भाई। 350 मिलीलीटर में, 350 मिलीलीटर में 1 यूनिट होता है, तो 5 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा, इसको आप मिलीलीटर में बदल लो और उसके बाद आप निकाल लो, क्योंकि आप मैथ तो आपको आती होगी। इसका मतलब इस प्रकार से हम यूनिट भी निकालते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से कि हमारा जो रक्त होता है उसमें 1 यूनिट रक्त में कितना खून होता है, 1 यूनिट रक्त में 350 मिलीलीटर रक्त होता है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखोगे। इसके साथ साथ आप ध्यान रखोगे रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, रक्त का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, इसका जो शुद्धिकरण होता है वो होता है वृक्क के अंदर। कहाँ पर होता है, वृक्क में होता है। वृक्क बोले तो किडनी के अंदर। कहाँ पर होता है, किडनी में होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको किडनी ही दे, इसके बाद होता है फेफड़ों में। इसके बाद कहाँ पर होता है, फेफड़ों में, फेफड़ों में। तो ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में किडनी दे रखा है या वृक्क दे रखा है तो आपको उत्तर वृक्क रहेगा। अगर वृक्क नहीं दे रखा है तो आपको उत्तर क्या रहेगा, फेफड़ा रहेगा। लेकिन दोनों दे रखे हैं तो आपको उत्तर वृक्क ही रहेगा, क्योंकि 1 नंबर पर सबसे ज्यादा शुद्धिकरण कहां पर होता है, वृक्क में यानी किडनी में होता है, इसलिए हमारा उत्तर क्या रहेगा, किडनी रहेगा। लेकिन ये नहीं दे रखा तब की बात आएगी फेफड़ों की। ठीक है ना, ये बात हो गई किसकी, वृक्क की। अब बात आती है शुद्धिकरण की बात तो कर ली हमने। अब बात आती है ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण की। भाई ये जो रक्त होता है इसका ऑक्सीकरण कहां पर होता है, रक्त का ऑक्सीकरण कहां पर होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। रक्त का जो ऑक्सीकरण होता है वो फेफड़ों के अंदर होता है। कहां पर होता है, फेफड़ों में, फेफड़ों में। अब ये बात तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करना। अब ऑक्सीजन से क्रिया कहां पर करेगा, भाई ऑक्सीजन तो फेफड़ों के पास होती है, कुप्पिका कोश के पास, तो वहीं पर तो क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। तो रक्त का जो ऑक्सीकरण होता है वो कहां पर होता है, फेफड़ों में, और इसका शुद्धिकरण कहां पर होता है, वृक्क और फेफड़ों दोनों में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ऑक्सीकरण के बारे में। इसके साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्लीहा होता है, प्लीहा, प्लीहा को क्या कहा जाता है, प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, रक्त बैंक कहा जाता है, रक्त बैंक कहा जाता है। वैसे प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों कहा जाता है, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा।
जब हम आरबीसी पढ़ेंगे तब बताऊंगा। लेकिन ये बात थोड़ी सी आपको याद रखनी है, प्लीहा जो होता है उसके अंदर निर्माण होता है नवजात शिशु के अंदर रक्त का, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है शरीर का। हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। लिख लिया होगा आपने, बिल्कुल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं रक्त के बारे में। अब बात आती है कि रक्त में और क्या पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है, रक्त में कि हिपेरिन नाम का प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है। प्रतिस्कंदक पदार्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ, स्कंदक पदार्थ हिपेरिन पाया जाता है। हिपेरिन पाया जाता है, यानी हमारा जो ब्लड होता है उसमें एक हिपेरिन नाम का प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है। और ये हिपेरिन करता क्या है, ये जो हिपेरिन होता है ये रक्त को जमने से रोकता है, रक्त को जमने से रोकता है, जमने से रोकता है। अब कब जमने से रोकता है, देखिए दो बात आती है। एक तो होता है स्कंदन यानी करना, जमाना, थक्का जमाना। वो कब लागू होता है, ये बात लागू होती है जब चोट लगती है। चोट लगने के बाद हमारा खून जम जाता है, तब काम कौन करता है, तब हमारी प्लेटलेट्स काम करती हैं। एक फाइब्रोनोजन नाम की प्रोटीन होती है, वो काम करती है। लेकिन हमारी जो नसें होती हैं, हमारी जो धमनी शिराएं होती हैं, उसमें रक्त 24 घंटे इस प्रकार से बहता रहता है, वो कभी भी जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, हिपेरिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है, हिपेरिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। और ये हिपेरिन इन नसों के अंदर, इन धमनियों के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे, इन धमनियों के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। कौन, हिपेरिन नाम का पदार्थ। अच्छा, हिपेरिन का निर्माण कहाँ पर होता है, इसका निर्माण होता है यकृत में। कहाँ पर होता है, यकृत में। यकृत किसको कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है, यकृत में, यकृत में। और यकृत को लीवर भी बोलते हैं, तो आप सभी को पता है, आप टैलेंटेड हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा पाया जाता है, तो आप उत्तर क्या दोगे, हिपेरिन। हिपेरिन नाम का जो पदार्थ है वो क्या है, एक प्रतिस्कंदक पदार्थ है, जो किसके अंदर पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे अच्छे से। अच्छा, इसके बाद आप ध्यान रखोगे कि जो रक्त बैंक होता है, रक्त बैंक जो होता है, रक्त बैंक, ब्लड बैंक आप समझते होंगे। रक्त बैंक में रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित रखा जाता है, संग्रहित रखा जाता है। यानी कहने का मतलब, ये जो ब्लड बैंक होता है हमारा, तो हम जो ब्लड डोनेट करते हैं और जो ब्लड होता है, उस ब्लड को ब्लड बैंक में रखा जाता है। कितने तापमान पर रखा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड की, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात आती है कि रक्त को कितने भागों में बांटा गया है। रक्त के कितने भाग होते हैं, तो ध्यान रखना, रक्त के 2 भाग होते हैं। रक्त के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, एक तो होता है प्लाज्मा, ये तो पहला है। और दूसरा होता है बाबू रुधिर कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं। तो ध्यान रखना, ये जो ब्लड होता है, रक्त जो होता है, उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होती है रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं 2 भाग होते हैं हमारे रक्त के। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम रुधिर कोशिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इतनी बात आप लिख लीजिए। उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ तक आपको बात क्लियर अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं हम किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। चलिए, आपने लिख लिया होगा बहुत अच्छे से। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे, बात करेंगे किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, हेडिंग लगा लीजिए, प्लाज्मा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है, 55% भाग बनाता है। कौन बनाता है भाई, यही प्लाज्मा।
यानी रक्त जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। रक्त अपने आप में 100% है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है। तो इस 100% में से 55% भाग तो कौन बनाता है? ये प्लाज्मा अकेला बनाता है। पीछे बचता है 45% भाग। कितने परसेंट भाग? 45% भाग, 45% भाग ये कौन बनाता है? ये बनाती है रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं, रुधिर कोशिकाएं कौन कौन सी? जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये ठीक है। ये बात हम बाद में करेंगे। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो प्लाज्मा होता है ये रक्त का कितने परसेंट भाग बनाता है? ये 55% भाग बनाता है। कितने परसेंट भाग बनाता है? 55% भाग बनाता है। अच्छा, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, यह रक्त का तरल भाग बनाता है। रक्त का तरल भाग बनाता है, तरल भाग बनाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह रक्त का तरल भाग बनाता है और जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं वो ठोस भाग बनाती हैं। ठीक है ना? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना अच्छे से कि जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का कौन सा भाग बनाता है? तरल भाग बनाता है। ठीक है ना? ये रक्त का क्या बनाता है? तरल भाग बनाता है। इसके बाद हम अगर बात करें तो ये जो प्लाज्मा होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ये तो हमने बात कर ली किससे रिलेटेड? रक्त से रिलेटेड, कि भाई रक्त का क्या करता है? ये रक्त का एक तो 55% भाग बनाता है और एक तरल भाग बनाता है। अब इस खुद की बात करते हैं। खुद भी तो 100% है, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ध्यान रखोगे, प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में जल 90 से लेके 92% पाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लेकिन कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्रोटीन पाया जाता है। कितने परसेंट? लगभग 6 से 7%। लगभग 6 से 7%। 6 से 7%। अब समझना इस बात को, मैंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? तो जल होता है। कितने परसेंट होता है? 90 से 92%। अब पीछे बचता है 10 से लेके 8 से लेके 10%। उस 8 से 10% जो भाग है उसमें कार्बनिक पदार्थ भी हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी हैं। अगर कार्बनिक पदार्थ के रूप में बात करें तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान रखना, प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन, और वैसे सर्वाधिक मात्रा की पूछे तो आपको उत्तर रहेगा जल। लेकिन कार्बनिक पदार्थ की मात्रा की बात पूछे तो प्रोटीन रहेगा उत्तर। ठीक है ना? ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अच्छा, इसमें कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, वो भी तो 1-2% इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से? सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी इसमें अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। ये बात मैं आपको बताऊंगा, ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखोगे। लेकिन यहाँ तक आपको बात समझ में मेरे हिसाब से आ गई होगी। अब यहाँ पर बात प्रोटीन की आई है, तो आप ध्यान रखोगे जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाई जाती हैं। प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाई जाती हैं। 3 प्रोटीन पाई जाती हैं। अब वो 3 प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है फाइब्रोनोजन। पहली। दूसरी प्रोटीन का नाम है ग्लोबुलिन। कौन सी प्रोटीन भाई? ग्लोबुलिन प्रोटीन। और 3 नंबर है एल्बुमिन। ये 3 प्रोटीन पाई जाती हैं किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा अपने आप में 100% है। इस 100% भाग में से 90 से 92% भाग तो अकेला जल पाया जाता है। पीछे बचते हैं 2 भाग, एक तो अकार्बनिक पदार्थ का, एक कार्बनिक पदार्थ का। कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होती है और 3 प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। बात करते हैं फाइब्रोनोजन की। तो फाइब्रोनोजन क्या करता है भाई? जो फाइब्रोनोजन होता है, फाइब्रोनोजन वो क्या करेगा? फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायता। यानी कहने का मतलब हमारे शरीर में ऐसी कौन सी प्रोटीन है, हमारे रक्त में ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो स्कंदक पदार्थ के रूप में काम करती है?
स्कंदक पदार्थ का मतलब होता है जमाने वाला पदार्थ, और प्रतिस्कंदक का मतलब होता है नए जमने देने वाला पदार्थ। तो प्रतिस्कंदक पदार्थ तो हिपेरिन होता है, लेकिन स्कंदक पदार्थ में प्रोटीन भी होती है, विटामिन भी होता है, विटामिन के होता है ना, विटामिन भी होता है, एक हमारे बिंबाणु नाम की एक कोशिका भी पाई जाती है, वो भी होती है। तो जमाने का मतलब ये होता है कि जब हमारी चोट लग जाती है तो हमारा खून बहना शुरू हो जाता है, तो उस रक्त को, उस खून को बहने से रोकने के लिए वो जमा देते हैं, खून का एक थक्का जमा देते हैं, उसी को हम बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। उसमें सहायता कौन करता है? ये फाइब्रोनोजन प्रोटीन करती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है ग्लोबुलिन के बारे में। ग्लोबुलिन क्या करती है? तो ध्यान रखोगे हमारे रक्त में पाई जाने वाली जो हमारे प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या काम करेगी? ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। प्रतिरक्षी का मतलब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ठीक है ना। ये एंटीबॉडी का निर्माण करने का काम करती है ग्लोबुलिन प्रोटीन, यानी कहने का मतलब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करती है। इसी प्रकार से आप ध्यान रखोगे एल्बुमिन के बारे में। एल्बुमिन के बारे में आपको दो बात ध्यान रखनी है, एक तो अंडे के पित्तक का निर्माण, अंडे के पित्तक का निर्माण, पित्तक का निर्माण करना, इसके साथ साथ शरीर का परासरणी, शरीर का परासरणी संतुलन बनाना, संतुलन बनाना, परासरणी संतुलन बनाना, ये भी क्या है? एक इसका काम है। हमारे शरीर का परासरणी संतुलन बनाने का काम किसका होता है? इस एल्बुमिन प्रोटीन का होता है। किसका होता है? एल्बुमिन प्रोटीन का होता है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखोगे। तो यहां तक आप लिख लें अच्छे से, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसको लिख लें आप। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना वो देखते हैं।